Good morning, student. Today we will discuss about the development of monopod embryo. So basically we were discussing about the development of serial embryo, ग्रासिस एम्ब्रियो. ठीक है, तो सीरियल और ग्रासिस के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसकी हम लोग बात करेंगे. तो शुरुआत यहाँ पर भी बेटा सेम होगी, जाइगोट से ही होगी. जाइगोट, ये इसको ऊस्फीयर बोल देते हैं. उस जाइगोट का इलोंगेशन होगा सबसे पहले, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी सेल, है ना. जाइगोट गेट इलोंगेटेड, इस तरीके से वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसमें एक फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होगा. फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन वहां पे आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल गेट 2 सेल. और ये आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डायकोट में भी बात की थी. एक आपको बेसल सेल मिलेगी, एक आपको टर्मिनल सेल मिलेगी. बेसल सेल जो होगी वो आपकी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी और टर्मिनल सेल जो होगी वो आपकी चलाइजल एंड की तरफ होगी. ठीक है, इस तरीके से आपको 2 सेल यहाँ पर मिल जाएंगी. अब हम बात करेंगे सिर्फ टर्मिनल सेल के डेवलपमेंट की. तो टर्मिनल सेल जो होगी बेटा, ये डेवलप होने शुरू करेगी और अपने आप को एक थोड़ा सा इनलार्ज एक सेल बना लेगी. इसको हम लोग सस्पेंसर सेल बोल देंगे. साइमल्टेनियसली जो नीचे वाली सेल हैं, दे ऑल्सो गेट स्टार्ट डिवाइडिंग, वो भी डिवाइड करना शुरू कर देंगी इस तरीके से. फर्स्ट में हम लोग एक बार दो ही बनाएंगे. फर्स्ट ऐसे 2 सेल वो बना लेगी, एक टर्मिनल सेल, जिसमें आपकी एक बन जाएगी मिडल सेल और ये आपकी कहलाएगी वापस से टर्मिनल सेल. जो मैक्सिमम आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो मिडल सेल के द्वारा बनाया जाएगा और बाकी जो है आपका जो है टर्मिनल सेल के द्वारा कोटिलिडन्स का डेवलपमेंट किया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट इलोंगेट करेगा अपने आप को, ट्रांसफर डिवीजन करेगा, 2 सेल बना लेगा, टर्मिनल और बेसल सेल. बेसल सेल टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड एंड टर्मिनल सेल टुवर्ड द चलाइजल एंड. और जो चलाइजल एंड पे जो सेल होती है, बेसल सेल जो है वो अपने आप को काफी इलोंगेट कर लेगी. ये वाली सेल जो है इसको इलोंगेशन में मैं दिखा देती हूँ. तो ये किसको फॉर्म कर लेगी, सस्पेंसर को फॉर्म कर लेगी. ये इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है. तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चलाइजल एंड है. ये आपने ध्यान रखना है. डायग्राम में थोड़ा रिवर्स कर देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है चलाइजल एंड कौन सा है और माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है. ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो ये वाले दोनों सेल है ये भी अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे. तो आपका हस्टोरियम है या सस्पेंसर इसको बोल दिया जाता है. फाइनली ये जितनी भी नीचे वाली सेल हैं, दे ऑल स्टार्ट गेट डिवाइडिंग. इस तरीके से आपको डिवीजन उनमें वो देखने को मिल सकता है. इस तरीके से बहुत सारी सेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. ठीक है, इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी. इसके अंदर एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, प्ल्यूम्यूल. और जो ये वाला हिस्सा है ये किसको बनाएगा, कोटिलिडन्स. ये आपका सस्पेंसर है. सस्पेंसर के आसपास की जो सेल होती है वो किसको फॉर्म करेगी, रेडिकल को फॉर्म करेंगी. उसके जस्ट नीचे वाली सेल हाइपोकोटाइल को फॉर्म करेगी. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी सेल जो है हाइपोकोटाइल को बनाएगी, कौन सी सेल जो है वो रेडिकल को फॉर्म करेगी. नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि दोनों तरफ से ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी डायकोट के अंदर. यहाँ पे सिर्फ इस हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है ना वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा. प्ल्यूम्यूल जो है फिर से क्वेश्चन स्टेज में चला जाएगा. तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी. प्ल्यूम्यूल जो है वो एक साइड में आ गया और एक की साइड पूरी की पूरी ग्रोथ होती चली गई. तो प्ल्यूम्यूल को एक तरफ धक्का लगा दिया, आप ये मान सकते हो कि प्ल्यूम्यूल को एक तरफ से पुश कर दिया गया. तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ल्यूम्यूल, क्योंकि इसमें एक ही तरफ ग्रोथ होती चली जाएगी. ऐसे 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 सेल इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो प्ल्यूम्यूल को ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाएगा. ये आपका रेडिकल, हाइपोकोटाइल, ये आपका कोटिलिडन. कोटिलिडन को बेटा यहाँ पर स्क्रूटुलम भी बोल देते हैं, स्क्रूटुलम भी बोल दिया जाता है. ठीक है, स्क्रूटुलम भी इसको बोल दिया जाता है. तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ एक ही कोटिलिडन बना हुआ है, 2 कोटिलिडन यहाँ पे नहीं होते हैं. तो इस तरीके से आपको जो है मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है. अगर इसको हम पूरी स्ट्रक्चर बनाए मोनोकोट एम्ब्रियो की तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ग्रासेस में खासकर.
इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा कोलियोप्टाइल, इस तरीके से कवरिंग मिलेगी आपको। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, बीच में। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर बड़ा इजीली मिल जाती है। ये आपका ऊपर का रीजन हो गया, ये आपका मोनोकोट का स्क्रूटलम हो गया, स्क्रूटलम हो गया। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ये ग्रामिनी फैमिली या ग्रास फैमिली का है। ये आपका कोलियोप्टाइल, ये प्लूम्यूल हो गया आपका, कोलियोराइजा, ये आपका रेडिकल हो गया। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, आपको कई बार यहाँ एक उभार सा मिलता है जिसको आप लोग एपीब्लास्ट बोल देते हो। कई बार पूछ लेता है एपीब्लास्ट क्या है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो एपीब्लास्ट है वो आपका एक रूडिमेंट्री कोटिलिडन है, यानी कि जो डाइकोट है उसका एक अंडर डेवलप्ड फॉर्म इसको आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पूरा मिलेगा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा ये कुछ लीफी स्ट्रक्चर होते हैं विच आर यूज टू प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा का फंक्शन क्या है, ये कोटिलिडन्स को, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका वो है सीड के बारे में। सीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और टर्म मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, पेरिस्पर्मिक सीड, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो ऐसे सीड जिनमें न्यूसेलस प्रेजेंट हो, ठीक है, हम ये मानते हैं कि न्यूसेलस यूजुअली यूज्ड अप हो जाता है। तो जिन बीजों में आपको न्यूसेलस मिल जाए उन बीजों को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सीड आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड। कॉफी हो गई, कैस्टर हो गया, निम्फिया हो गया, इनके अंदर आपको न्यूसेलस भी मिल जाता है। ऐसे सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। फ्रूट आप जानते ही हो, फ्रूट क्या होगा, मैच्योर ओवरी और राइपन ओवरी। ओवरी राइपन जब होती है तो किसको बनाती है, फ्रूट को बनाती है। दो प्रकार के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ट्रू फ्रूट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बने, ओनली, और जो पार्टिसिपेशन करे ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स में सभी फ्रूट्स आएंगे, एप्पल इसमें आपका, फॉल्स फ्रूट में आपको एग्जांपल आएगा एप्पल, ठीक है बेटा। तो इतना ही जानने की जरूरत है आपको। अब आपको सीड कोट की मैं बात कर देती हूँ यहाँ पे। सीड कोट यानी सीड का जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो इंटेग्यूमेंट होता है ना ओव्यूल का, वही आगे जाके किसको फॉर्म कर लेता है, सीड कोट को फॉर्म कर लेता है। इसके दो हिस्से होते हैं, टेस्टा एंड टैगमन, ठीक है। इतना ही जानने की आपको आवश्यकता है, इससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर एक और टर्म आती है और ऑलमोस्ट हम एंड पे है चैप्टर के, पेरिस्पर्मिक, सॉरी पेरिस्पर्मिक मैंने बता दिया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हम पार्थिनोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हमने ये बात की थी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, दोज फ्रूट विच आर सीडलेस, ऐसे फ्रूट जो सीडलेस होते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे सीड जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बने और उनमें बीज भी ना हो, उनको हम सीडलेस फ्रूट बोलते हैं या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका बनाना एंड पाइनएप्पल, ठीक है। पार्थिनोकार्पी दो प्रकार की हो सकती है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी जो नेचर में मिलती है जिसमें की वजह से बीज नहीं बनते हैं, इंड्यूस वो होते हैं जिसको हम लोग खुद से करवाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जिनकी सीडलेस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उनकी प्रोसेसिंग की जाती है किसी फैक्ट्री में तो आपको एक्स्ट्रा
कॉस्ट लगती है बीजों को रिमूव करने के लिए। तो सीडलेस फ्रूट फैक्ट्रीज में करते हैं, काम में आते हैं। दूसरा, अगर हम लोग भी उनको खाते हैं तो यूजुअली वी आर वेरी मच स्ट्रगलिंग अबाउट कि हम फ्रूट को कम एंजॉय करते हैं, हम बीजों को ज़्यादा अपने मुंह में इकट्ठा करना शुरू करके उनको थ्रो आउट करते हैं। तो इसीलिए सीडलेस फ्रूट बनाना हमारी लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी हो सके। सीडलेस फ्रूट थोड़ा जल्दी भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट अगर हम खुद से बनाते हैं तो इंड्यूस, और अगर हम किसी नेचुरल में आपको मिल रहा है तो उसको नेचुरल पार्थिनोकार्पी भी बोला जाता है। सीडलेस फ्रूट इसके एग्जाम्पल है। फिर एक और टर्म आती है बच्चों, एपोमिक्सिस। बहुत बार पूछी जाती है, इसको याद कैसे करेंगे? इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं आते, गैमेट्स नहीं बनते, फ्यूजन नहीं होता, बट सीड बन जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही बीज बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बीज बन जाते हैं। तो हम ये कहते हैं जी है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन बीज बन गया, तो इसका मतलब उसने नकल किसी कर ली? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऐसे याद कर सकते हो, ये ए, ये एस और ये मी ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए पी OMIXIS ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझने के लिए है, इसका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। तो इसमें हम क्या सोचते हैं कि कोई भी एक ऐसा सीड है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, एसेक्सुअली बन गया वो, लेकिन बना दिया उसने बीज। जबकि हम ये मान के चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ही बीज बनते हैं। तो बेसिकली कोई भी अदर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, अदर पार्ट ऑफ द ओव्यूल जब भी अपने आप को डायरेक्टली सीड में डेवलप कर ले, तो उसमें हम ये मानते चलते हैं कि जी एपोमिक्सिस हो गया है। इसके अलावा अगर आपको एक टर्म देखने को मिलेगी, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का भी मतलब ये होता है, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे, मैनी एम्ब्रियो। अगर किसी मैनी एम्ब्रियो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे एम्ब्रियो मिल रहे हैं किसी भी फ्रूट्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। एपोमिक्सिस का एडवांटेज कहाँ पे आता है? ये आता है हाइब्रिड सीड में। एपोमिक्सिस का एग्जांपल फायदा कहाँ है? हाइब्रिड सीड में। कहने का मतलब ये क्या है यहाँ पे कि जब भी आप हाइब्रिड सीड बनाते हैं, हाइब्रिड सीड आपको पता है क्या होते हैं? दो अलग अलग प्लांट से मिलकर जो सीड बने हाइब्रिड सीड कहलाता है। तो हाइब्रिड सीड को अगर आपने दोबारा से बनाना है तो ईच टाइम यू हैव टू प्रोड्यूस न्यू, यू हैव टू प्रोड्यूस न्यू सीड। आपको हर बार नया सीड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड सीड को, क्यों नया क्यों बनाना पड़ेगा? जैसे ही आप हाइब्रिड सीड को डायरेक्टली बोओगे तो गैमिट्स बनेंगे, गैमिट बनेंगे तो क्रोमोसोम दूर दूर जाएंगे, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। हाइब्रिड का जो एक बिहेवियर था वो अलग अलग हो जाएंगे। दो क्रोमोसोम को जोड़ के तो हाइब्रिड बनाना अलग अलग को, आपके वो दोनों अलग अलग हो गए तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड तो वो रहा नहीं। तो हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्सिस से डेवलप कराते हैं, ताकि सैग्रिग, क्योंकि एपोमिक्सिस में क्या होता है, कोई गैमिट बनते नहीं है, डायरेक्टली सीड डेवलप हो जाता है। तो एपो हाइब्रिड सीड को एपोमिक्सिस के जरिए आप न्यू हाइब्रिड सीड को बना सकते हो। तो आप बड़ा इजीली इस बात को समझिए कि जब भी आप हाइब्रिड सीड को बनाते हैं तो आपको हर साल दर साल नया बनाना पड़ता है, क्योंकि आप हाइब्रिड सीड को डायरेक्टली खेतों में बीज नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने हाइब्रिड सीड को बोया, उससे गैमिट्स बनाए, उससे नए बीज लेने की कोशिश करी पौधा हुआ के, तो गैमिट बनते टाइम उनके जो क्रोमोसोम इकट्ठे आए थे ना वो सेपरेट हो जाएंगे, अब वो हाइब्रिड नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि हाइब्रिड के कैरेक्टर यूं के यूं ट्रांसफर हो, और यूं के यूं ट्रांसफर के लिए क्या होता है? बीज भी बन गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, कैरेक्टर यूं के यूं ट्रांसफर हो गए, लेकिन बीज भी बन गया। तो इसीलिए एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड के लिए बहुत फायदेमंद मानी गई है। तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।